आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो पूरी दुनिया की रक्षा व्यवस्था को हिला देगी। क्या आप जानते हैं कि भारत के रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है। फ्रांस ने भारत के साथ एक ऐसा खेल खेला है जो हमारी रक्षा नीति को हिला कर रख देगा। भारत की सबसे महंगी फाइटर एयरक्राफ्ट फाइटर जेट डील में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जो पूरी रक्षा नीति को हिला सकता है। कल तक जो रफाल भारत का गर्व हुआ करता था, आज वही रफाल भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। फ्रांस की चालबाजी के कारण भारत अब अपनी पूरी रक्षा रणनीति को बदलने पर मजबूर है दोस्तों, और इसका सबसे बड़ा झटका रफाल मैरिन डील रद्द भी हो सकता है। लेकिन जरा रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। भारत के पास अब एक और नया और शायद बेहतर विकल्प भी हो सकता है। 59,000 करोड़ रुपए, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह भारत के रफाल डील की कीमत है। लेकिन आज यह पूरा सौदा खतरे में है। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने भारत के साथ वो किया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फ्रांस ने भारत के साथ यहाँ पर धोखा किया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। भारत का जो जवाब अब आने वाला है वो इतना धमाकेदार है कि फ्रांस को अब पता चल जाएगा कि आज का भारत यहाँ पर 1947 का भारत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का विषय सिर्फ एक न्यूज नहीं है, यह भारत की रक्षा नीति में एक भूचाल है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है, डिफेंस बजट का $75 बिलियन सालाना, और इस बजट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है? यहाँ पर एयरक्राफ्ट। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे एक दोस्त कंट्री ने भारत के साथ ऐसा खेल खेला है जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट की नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर भारत की स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस की है। 36 रफाल एयरक्राफ्ट कि डील के बाद जो हुआ है वो शायद ही किसी ने यहाँ पर सोचा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सोर्स कोर्ट ने यहाँ पर भारत और फ्रांस के रिश्तों में दरार डाल दी है। यह सौदा उस समय भारत का सबसे महंगा रक्षा सौदा था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 2016 से, उस समय जब पूरा देश एक नया एरा की शुरुआत देख रहा था, जब भारत ने अपनी यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए, जब भारत ने फ्रांस की कंपनी यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन से यहाँ पर 36 रफाल फाइटर जेट्स खरीदने का करार किया। रफाल यूरोप का सबसे एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट है दोस्तों, ट्विन इंजन, डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। इंडियन एयरफोर्स के लिए यह सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं था, यह था एक गेम चेंजर। चाइना और पाकिस्तान के लिए एक क्लियर मैसेज था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के दिन में आज तक फ्रांस ने भारत के साथ क्या किया है? फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने रफाल का सोर्स कोड देने से साफ इनकार कर दिया है। सब कुछ शुरू हुआ यहाँ पर सोर्स कोड से। अब आप पूछेंगे कि यह सोर्स कोड भला क्या भला है? दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल में इसको समझाता हूँ कि यह सोर्स कोड आखिर क्या चीज है। दोस्तों, मान लीजिए आपने एक महंगी कार खरीदी है, लेकिन कार की कंपनी यहाँ पर कहती है कि आप इसका इंजन नहीं खोल सकते हैं, इसमें अपना म्यूजिक सिस्टम भी नहीं लगा सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम अगर इस कार में आ जाती है तो सिर्फ हमारे मैकेनिक से ही इसको ठीक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यही हाल यहाँ पर रफाल का है। सोर्स कोड यानी उसका दिमाग है और उसकी यहाँ पर आत्मा है। इसके बिना रफाल सिर्फ एक महंगा 100 पीस बनकर रह जाता है, महंगा 100
SOP से सॉरी। सोर्स कोड में क्या होता है दोस्तों, फ्लाइट कंट्रोल एल्गोरिथम सिस्टम होता है कि कैसे यहाँ पर एयरक्राफ्ट उड़ेगा, और वेपन इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं कि कौन सी मिसाइल कैसे यहाँ पर फायर होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम यानी कि यहाँ पर दुश्मन के रडार को कैसे जाम किया जा सकता है, और कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं कि कैसे यहाँ पर ग्राउंड कंट्रोल से यहाँ पर बात की जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर फ्यूचर अपग्रेड्स यानी कि टेक्नोलॉजी तो हर दिन यहाँ पर बदलती रहती है। कुल मिलाकर मेरे दोस्तों यहाँ पर सोर्स कोड किसी भी यहाँ पर मॉडर्न एयरक्राफ्ट की जान होती है। यह वो मूल सॉफ्टवेयर होता है जिससे पूरा फाइटर जेट यहाँ पर ऑपरेट होता है, जैसे कि फाइटर जेट, मिसाइल या रडार, वह प्रोग्रामिंग कोड। जी हाँ दोस्तों, वही सोर्स कोड जो मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट का यहाँ पर असल में दिमागी होता है। रफाल के लिए भारत ने यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन फ्रांस ने दोस्तों जो किया है वो शॉकिंग है। उसने सोर्स कोड डेटा शेयर करने से बिल्कुल मना कर दिया। यहाँ पर यह वो सॉफ्टवेयर बैकबोन है जो रफाल के मिशन सिस्टम को यहाँ पर कंट्रोल किया करता है, और वेपन्स इंटीग्रेशन को यहाँ पर मैनेज करता है, और अवेनिक्स सूट को यहाँ पर ऑपरेट करता है, और मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर यानी कि MMMC को यहाँ पर चलाता है। अब सोचिए, आपके पास वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट है, लेकिन उसके यहाँ पर रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और टारगेट एक्विजिशन और वेपन्स रिलीज सिस्टम को कंट्रोल करने का कंप्लीट एक्सेस ही नहीं है। यह सिर्फ मेरे दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी की एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। हर सॉफ्टवेयर पैच के लिए यहाँ पर और हर ऑपरेशनल चेंज के लिए यहाँ पर फ्रांस पर डिपेंड करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, इंडियन मेड वेपन्स या जो इंपोर्टेड वेपन्स है उनका इंटीग्रेशन भी यहाँ पर लिमिटेड हो जाता है। दोस्तों 2020 को पहला रफाल जब भारत पहुंचा और 2022 तक सभी 36 यहाँ पर डिलीवर हो चुके थे। ये एयरक्राफ्ट आज अंबाला एयरबेस और हासीमारा एयरबेस भी यहाँ पर डोमिनेट है। एक पाकिस्तान के नज़दीक है तो दूसरा यहाँ पर चाइना के बॉर्डर के नज़दीक है। कि भारत की यहाँ पर असली ज़रूरत क्या है दोस्तों, भारत का जो यूनिक जियोग्राफिकल पोजीशन है, नॉर्थ में चाइना है तो पश्चिम में यहाँ पर पाकिस्तान है, और दोनों यहाँ पर न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, और भारत को यहाँ पर मल्टी फ्रंट वॉर की तैयारी यहाँ पर करनी पड़ती है। अप्रैल 2025 में भारत ने 26 रफाल अब नेवल फाइटर्स के लिए यहाँ पर नया करार किया, और ये एयरक्राफ्ट INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर डोमिनेट होंगे और पुराने MiG-29 किलो की जगह लेंगे। लेकिन फिर वही असली संकट हो जाता है सोर्स कोड का मुद्दा। लेकिन यहाँ आती है सबसे बड़ी समस्या कि भारत की आत्मनिर्भरता को चुनौती। और भारत यहाँ पर चाहता था कि अपनी जो स्वदेशी मिसाइल हैं, जैसे कि यहाँ पर अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और अन्य यहाँ पर स्मार्ट म्यूनिशंस हैं, और इन सभी को रफाल में इंटीग्रेट करने का प्लान था, और यह आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का एक पार्ट था। लेकिन सोर्स कोड यहाँ पर एक्सेस न होना भारत के जो रक्षा का जो आधुनिकीकरण होना है उसके लिए एक बड़ी बाधा इसमें उत्पन्न हो रही है। दोस्तों रफाल सिर्फ एक साधारण यहाँ पर एयरक्राफ्ट नहीं है, यह एक 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें 2 स्नेगमा M882 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जो इसे बिना आफ्टर बर्नर के मैक 1.54 की ये स्पीड देते हैं, जो टेल से RB-E2 डबल अल्फा AESA रडार जो एक साथ यहाँ पर 40 टारगेट्स को यहाँ पर ट्रैक भी कर सकता है। 100 किलोमीटर से यहाँ पर ज़्यादा रेंज पर 8 एनिमीज को एक साथ यहाँ पर एंगेज करके रख सकता है, और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट को यहाँ पर मॉडर्न जो खतरे होते हैं उनसे भी ये बचाव करता है। और मीटियोर BBR मिसाइल जिसका यहाँ पर नो एस्केप जोन यहाँ पर 60 किलोमीटर से ज़्यादा है, और यहाँ पर स्कैल्प इजी क्रूज मिसाइल जो 500 किलोमीटर तक के टारगेट्स को यहाँ पर निशाना बना सकती है। लेकिन दोस्तों बिना सोर्स कोड एक्सेस के इम्पोर्टेंट तो यही है, भारत रफाल को यहाँ पर इवॉल्विंग ऑपरेशन सिनेरियोज के लिए इंडिपेंडेंटली यहाँ पर अडेप्ट नहीं कर सकता है।
और सबसे बड़ी बात है कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड अपग्रेड्स के लिए यहाँ पर फ्रांसीसी अप्रूवल का यहाँ पर हमको वेट करना पड़ता है। कितनी मतलब दुख की बात है। कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर सॉवरेनिटी हासिल नहीं कर पाती है, कोई संप्रभुता हम नहीं ले सकते हैं। यह सिर्फ रफाल की बात नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी यहाँ पर जो मिराज के जो एयरक्राफ्ट थे उनके साथ फ्रांस ने यही किया था। यह स्थिति मिराज 2000 फ्लीट के साथ भी यही समस्या जो है हमको याद दिलाया करती है, जहां यहाँ पर जो कोड है उसका एक्सेस न होने से लोकल अपग्रेड्स में यहाँ पर बाधा उत्पन्न होती थी। हालांकि फ्रांस ने यहाँ पर ज्वाइंट टेक्निकल टीम्स और रेस्ट्रिक्टेड सॉफ्टवेयर किट्स के जरिए यहाँ पर सीमित सहयोग की पेशकश भी यहाँ पर की है, लेकिन पूर्णतः यहाँ पर फुल एक्सेस देने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया है। दोस्तों 26 फरवरी 2029 को बालाकोट एयर स्ट्राइक, आपको याद होगा, भारत ने पाकिस्तान को ये दिखाया था कि आतंकवाद की यहाँ पर कीमत क्या होती है, और उस ऑपरेशन में मिराज 2000 का यहाँ पर प्रयोग हुआ था उस समय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोस्तों उस ऑपरेशन के दौरान भारत को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारत अपनी यहाँ पर जो स्वदेशी मिसाइल है उनको मिराज में यहाँ पर प्रॉपर्ली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रांस ने यहाँ पर सोर्स कोड नहीं दिया था। हर छोटे मोटे जो मॉडिफिकेशन होते हैं उसके लिए फ्रांसीसी इंजीनियर को बुलाना पड़ता था, और हर अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पर फ्रांस की यहाँ पर हमको परमिशन लेनी पड़ती थी। और यह कैसी पार्टनरशिप है जहाँ भारत अपने ही एयरक्राफ्ट को अपनी मर्जी से अपग्रेड तक नहीं कर सकता है। सोचने वाली बात है दोस्तों। पाकिस्तान से यहाँ पर हालिया संघर्ष के बाद भारत की एक बड़ी समस्या भी सामने आई है। खासतौर पर हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। भारत ये चाहता है कि यहाँ पर अपने जो हमारे जो स्वदेशी वेपन्स है, जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि दुनिया के सबसे फास्ट क्रूज मिसाइल है, और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी हमारे पास है बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटीज के साथ, और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है और एनिमी रडार को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। लेकिन स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट्स भी हमारे पास हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारे पास है, और इंडियन रडार और सैटेलाइट नेटवर्क भी हमारे पास है। इन सबको रफाल में यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाना है, लेकिन सोर्स कोड के बिना यह इम्पॉसिबल है। हर बार यहाँ पर भारत को डसॉल्ट एविएशन कंपनी के सामने यहाँ पर हाथ फैलाना पड़ता है, और यही वह मोड़ है जहाँ भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत यहाँ पर फ्रांस की अड़चनों से टकरा जाता है। और यही है असली समस्या की जड़। फ्रांस सिर्फ वही वेपन्स को अलाउ किया करता है जो उसके स्ट्रैटेजी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। दोस्तों अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फ्रांस की असली औकात क्या है। 1960 में जब भारत को यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए थे तो फ्रांस ने दिया था यहाँ पर मिस्टीरियर और फिर यहाँ पर जगुआर, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होती है, बिल्कुल नहीं दिया। 1980s में मिराज 2000 का दौर शुरू हुआ और भारत ने यहाँ पर खरीदे 59 मिराज। आज 2024 में 40+ ईयर्स के बाद भी सोर्स कोड नहीं मिला है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो फ्रांस ने उस समय क्या किया था? फ्रांस ने तुरंत यहाँ पर मिराज के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई को ही बंद करके रख दिया। यही है फ्रांसीसी फ्रेंडशिप। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के जो स्वदेशी लड़ाकू विमान है हमारे, उनके इंजन कावेरी के लिए भी यहाँ पर फ्रांस ने मदद भी नहीं की थी। और सबसे बड़ा धोखा यहाँ पर कावेरी इंजन 1919 में यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी स्नैकवा ने यहाँ पर पार्टनरशिप का प्रपोजल यहाँ पर दिया था, तो भारत ने यहाँ पर भरोसा दिखाया था, भरोसा किया, यानी कि टेक्नोलॉजी शेयर की, अपने यहाँ पर सेक्रेट्स उनको दिए। लेकिन जब यहाँ पर क्रिटिकल फेज शुरू हुआ आया तो फ्रांस ने यहाँ पर क्या कहा? सॉरी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज के दिन में 15 साल का वक्त यहाँ पर बर्बाद हो गया, अरबों रुपए के नुकसान हो गए, और भारत वापस यहाँ से वापस जो है यहाँ पर स्क्वायर वन पर आ गया। दोस्तों कावेरी इंजन की कहानी सिर्फ यहाँ पर टेक्निकल फेलियर नहीं है, यह हमारे भारतीय इंजीनियरिंग के पैशन और यहाँ पर फ्रेंच बिट्रियल की एक कहानी है। 1980s में जब दुनिया सिर्फ 4 और 5 देश जो है जेट इंजन बना सकते थे, तब भारत ने सोचा था कि हम भी ये करेंगे। कावेरी 19 किलो और नवंबर थ्रस्ट क्लास इंजन, सिंगल क्रिस्टल टरबाइन, जो ब्लेड्स, एडवांस मटेरियल्स, और यह सिर्फ एक इंजन नहीं
एक ड्रीम था मेरे दोस्तों कि फ्रांस की जो स्नेकमा कंपनी ने यहाँ पर ये कहा था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, मदद को क्या करेंगे, कोर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टेस्टिंग फैसिलिटीज सब कुछ। लेकिन जब भारत ने एक्चुअल प्रोडक्शन फेज पर यहाँ पर पहुंच गया तो फ्रांस ने अपना असली रूप दिखा ही दिया। क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए फ्रांस ने यहाँ पर अनरियलिस्टिक कंडीशन रख दी है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में यहाँ पर डेलिब्रेट बिल्कुल डिले कर दिया और यहाँ पर टेस्टिंग फेज में अचानक से सपोर्ट को भी विड्रॉल कर दिया। लेकिन दोस्तों भारत हार नहीं मानता। दोस्तों यहीं पर भारत के आजमाए हुए दोस्त रशिया की एंट्री हो जाती है। जब फ्रांस ने यहाँ पर कावेरी इंजन में मदद नहीं की तो रशिया हमारे साथ आगे आया। आज कावेरी टर्बोफैन इंजन का टेस्ट जो है रशिया में इल्यूजन Il-76 एयरक्राफ्ट में हो रहा है। दोस्तों फाइटर जेट के इंजन का टेस्ट करना बेहद मुश्किल और एक महंगी प्रक्रिया ये होती है। इसके लिए अलग हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है और रशिया बिना किसी शर्त के लिए इसके लिए तैयार हो गया है। दोस्तों 1971 का युद्ध जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ हुआ उस समय थी, तब रशिया ने यहाँ पर भारत का साथ दिया था। T-90 टैंक्स, INS विक्रमादित्य और एयरक्राफ्ट कैरियर, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर Su-30 MKI। Su-30 MKI की अगर आप कहानी देखेंगे तो इस प्रकार के रशिया ने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया। आज के दिन में नासिक में हाल की फैक्ट्री में Su-30 MKI यहाँ पर बन रहे हैं। फ्रांस कहता है यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, लेकिन रशिया कहता है यहाँ पर फैक्ट्री ही लगा लो आप। रशिया के जो इंजीनियर्स हैं, यहाँ पर जो भारत के इंजीनियर्स हैं, उनके साथ यहाँ पर शोल्डर टू शोल्डर यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। यही है दोस्तों पार्टनरशिप का मतलब, यही होता है पार्टनरशिप का मतलब, जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ रशिया कर रहा है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अब रशिया की Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने पर भी विचार कर रहा है। दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद यहाँ पर Su-57 की पूरी टेक्नोलॉजी यहाँ पर भारत के साथ शेयर करने को बिल्कुल तैयार है। Su-57 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी इसकी है और 3D थ्रस्ट इसका जो है वेक्टरिंग है और एडवांस यहाँ पर AESA रडार है और इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि यहाँ पर एनिमी रडार को यह बर्ड की तरह दिखता है। हाइपरसोनिक मिसाइल कैरी ये कर सकता है और मेरे दोस्तों किंजल और जिरकॉन जैसी नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स यानी कि एयर टू एयर कॉम्बैट में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। F-22 रैप्टर को भी ये चैलेंज बिल्कुल कर सकता है और ग्राउंड अटैक, एयर सुपरियोरिटी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और रिकन्सिस्टेंस के एक ही प्लेटफॉर्म में ये सब कुछ उपलब्ध है। Su-57 बनाने वाली रशियन कंपनी ने यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि वे सिर्फ यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर भारत में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भी यहाँ पर पूर्णतः तैयार है। मतलब कंप्लीट टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे और जॉइंट कोलैबोरेशन और फॉर मेड इन इंडिया होगा। प्रोडक्शन लाइंस डीपर सोर्स कोड एक्सेस होगा, यानी कि सोर्स कोड एक्सेस मीन्स ये है कि पूरा जो कंप्लीट कंट्रोल ओवर मिशन क्रिटिकल सिस्टम होता है, मतलब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका पूरा राइट्स हमको मिल पाएगा। यहाँ वो सब कुछ मिल रहा है जो फ्रांस ने यहाँ पर डिनाई किया था। मेक इन इंडिया के तहत दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स यहाँ पर प्रोवाइड होंगे, लोकल सप्लायर्स को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और यहाँ पर टेक्नोलॉजी का ऑब्जर्वेशन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी, अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन कर सकेंगे फाइटर एयरक्राफ्ट में, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकेंगे, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपग्रेड्स कर सके। भारत थर्ड कंट्रीज को भी यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जिससे यहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेशन के साथ साथ यहाँ पर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी भारत का बढ़ता चले जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं कि Su-57 का चाइना और यहाँ पर पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जहाँ चाइना का J-20 जो फाइटर जेट है अभी जो है डेवलपमेंट के फेस में यहाँ पर चाइना में है और Su-57 उससे टेक्निकली सुपीरियर है और पाकिस्तान के पास यहाँ पर आज के दिन में F-16 है जो 1970s की टेक्नोलॉजी
के साथ है। SU-57 के सामने बिल्कुल ये आउटडेटेड होते जा रहे हैं। इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस कंप्लीटली यहाँ पर दोस्तों शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि भारत क्लियर टेक्नोलॉजी सुपरियोरिटी यहाँ पर पा जाएगा और दो मोर्चों पर लड़ने की जो भारत की जो कैपेबिलिटीज है वो ड्रामेटिकली यहाँ पर इंप्रूव होते चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर भारत सरकार यहाँ पर अगर राजी हो जाती है तो SU-30 MKI प्रोडक्शन यूनिट से ही SU-57 का प्रोडक्शन इसी साल से यहाँ पर शुरू हो सकता है। दोस्तों अब बात ये आती है कि उस सौदे की जिसका भविष्य अधर में लटका है। भारत ने हाल ही में फ्रांस के साथ 26 रफाल मैरीन एयरक्राफ्ट का सौदा किया था, लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत इस सौदे पर भी यहाँ पर पुनर्विचार कर सकता है, क्योंकि फ्रांस के अड़ियल के रवैये को देखते हुए इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर भारत रफाल मैरीन डील को पूरी तरह से कैंसिल कर दे। दोस्तों इस हफ्ते इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रशिया में है, ये भी माना जा रहा है कि इस दौरान इंडिया रशिया के बीच और भी बड़े सौदे हो सकते हैं। एक्स्ट्रा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट्स की खरीदारी भी यहां पर हो सकती है। और सुनिए, पुतिन का डील यहीं खत्म नहीं हो दोस्तों। पिछले हफ्ते यहां पर प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यहां पर अपग्रेडेड S-500 सिस्टम का भी यहां पर जॉइंट कोलैबोरेशन का ऑफर दिया था। और S-500 जो कि दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है मेरे दोस्तों दशकों से रशिया भारत का बिल्कुल टेस्टेड और प्रूवन अलाई रहा है। जब पूरी दुनिया भारत के बिल्कुल अगेंस्ट थी तब रशिया यहाँ पर हमेशा यहाँ पर साथ खड़ा था। फ्रांस की रिलेक्टेंस ने जो लेसन हमको यहाँ पर दिया है वो यह है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सिर्फ वेपन्स परचेज करने से नहीं आती, बाय करने से नहीं आती है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी कंट्रोल करने से आती है। मोदी गवर्नमेंट की दोस्तों यह स्ट्रेटेजी बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल है और डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस, एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू ऑयल पार्टनरशिप की बात भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ और इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात भी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। दोस्तों रशिया हमेशा भारत के साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए हमेशा यहाँ पर तैयार रहता है। यही तो होती है दोस्तों सच्ची दोस्ती। दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दोस्तों भारत का डिफेंस बजट जो कि हमारा है $75 बिलियन फाइटर जेट्स के लिए मेजर पोर्शन है और रफाल की जो पर यूनिट कॉस्ट है यहाँ पर $250 मिलियन है और वहीं SU-57 की एस्टिमेट कॉस्ट 35 to 50 मिलियन है। SU-57 के साथ लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस का कॉस्ट भी यहाँ पर कम होगा। रशियन स्पेयर्स रिलेटिवली अफोर्डेबल होंगे और लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग से यहाँ पर इंडिजीनियस डिफेंस इकोसिस्टम का भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो पाएगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मतलब सिर्फ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा बल्कि यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ का भी डेवलपमेंट हो पाएगा। भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनको यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिल पाएगा। का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिल पाएगा। जो हमारे IITians हैं और डिफेंस लैब्स हैं उनको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मिल पाएगा। कंप्लीट इनोवेशन का इकोसिस्टम बन पाएगा, यानी कि इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हो पाएगा। स्टार्टअप को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगी। दोस्तों यह डील सिर्फ इंडिया रशिया का बायलैटरल नहीं है बल्कि ग्लोबल इम्प्लीकेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो रही है। भारत की जो मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी है, किसी एक कंट्री पर यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। डिफेंस इंडिजनाइजेशन के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी एक्सेस क्रूशियल है मेरे दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत का विजन सेल्फ रिलायंट डिफेंस सेक्टर और फ्यूचर जनरेशन के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। तो दोस्तों कहानी का सार अब यह है कि फ्रांस की चालबाजी और धोखे के कारण भारत अब एक नई राह पर चलने के लिए मजबूर हो चुका है। लेकिन शायद
यह बदलाव भारत के लिए बेहतर भी हो सकता है। Su-57 के साथ भारत को न सिर्फ यहाँ पर बेहतर टेक्नोलॉजी मिल पाएगी बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी यहाँ पर ट्रांसफर भी हो पाएगी। मेक इन इंडिया के तहत भारत में यहाँ पर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का यहाँ पर प्रोडक्शन हो पाएगा और यह होगा भारतीय रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। मेरी राय में दोस्तों भारत को Su-57 के साथ जाना चाहिए और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हैं। 2030 तक भारत रीजनल एयर पावर डोमिनेंट यहाँ पर बन सकता है। यह सिर्फ मेरे दोस्तों वेपन्स परचेज नहीं है, वेपन्स यहाँ पर परचेज करने की बात नहीं है, भारत के ब्राइट फ्यूचर का एक फाउंडेशन है। दोस्तों यह सिर्फ एक टेक्निक्स का मुद्दा नहीं है, यह भारत की डिजिटल सॉवरेनिटी और टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस का सवाल है। हमारे बड़े निवेश के बावजूद हम अपने ही फाइटर एयरक्राफ्ट का पूरा कंट्रोल नहीं रख सकते। यह इंडो पैसिफिक टेंशन के बढ़ते माहौल में एक सीरियस चैलेंज भी साबित है। अब आपकी बारी है दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि क्या भारत को Su-57 खरीदना चाहिए या नहीं, रफाल डील कैंसिल करना चाहिए या नहीं, ये डिसीजन सही होगा क्या, फ्रांस के साथ यहाँ पर जो रिलेशन है उसको कैसे मैनेज करें, रशिया डिपेंडेंस कितनी ज़्यादा यहाँ पर सेफ है और भारत को अपनी रक्षा की जो डिफेंस की जो ज़रूरत है उनके लिए विदेशी कंपनियों पर क्या निर्भर रहना चाहिए या फिर हमें अपने ही स्वदेशी तकनीक पर और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि भारत का यह फैसला सही है? क्या Su-57 रफाल से बेहतर विकल्प यहाँ पर हो सकता है? कमेंट्स में बताइए कि आपकी राय क्या है और अगर यह जानकारी अगर आपको पसंद आई, यह एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि भारत की रक्षा रणनीति में आने वाला यह बदलाव न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की ताकत के संतुलन को बदल देगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।